BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सर्वोच्च न्यायालय। आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है और ये पूरा प्रयत्न किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर न्याय करे, ताकि सही मायने में हर आम जनता को, नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके। इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला तो ये कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की एक अलग प्रक्रिया है जो कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से भिन्न है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य न्याय करना होता है और न्याय संबंधी काम में पूर्ण निष्पक्षता होनी चाहिए। इसलिए आम जनता या संसद के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती और ये कार्य भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श और सलाह करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था की और इसमें सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में इसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया और श्रेष्ठ स्थिति कहा जा सकता है। दूसरी व्यवस्था है न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित और इनका कार्यकाल की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर आसीन रहता है। रिटायरमेंट 65 वर्ष के बाद होता है और इससे पूर्व साधारणतः सामान्य प्रक्रिया से उसको पदच्युत नहीं किया जाता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को तभी पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप हो और इसके लिए संसद के दोनों सदनों की समस्त संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। पदच्युति की जो प्रक्रिया है व्यवहारिक रूप से इतनी सरल नहीं है, इसमें जटिलता है, कठिनता है और इसीलिए साधारण प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों को पद से नहीं हटाया जा सकता और इसलिए वो निश्चिंत होकर अपने पद पर कार्य करते हैं क्योंकि उनकी कार्यकाल की सुरक्षा संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई है। तीसरी व्यवस्था ये है कि इनके वेतन पर्याप्त हैं और संसदीय नियंत्रण से ये परे हैं। भारतीय संविधान के द्वारा न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनको पर्याप्त वेतन प्रदान किया जाता है और उनको अन्य भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आर्थिक आधार पर उन्हें ज़्यादा सोचना न पड़े। संविधान में ये भी उल्लेख है कि वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में उनके वेतन या भत्तों में कटौती नहीं की जाती। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है और उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। इस तरह वेतन संबंधी पर्याप्तता होने से जो न्यायाधीश हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। चौथे प्रकार की व्यवस्था कार्यप्रणाली के नियमन से संबंधित है। इस हेतु नियम बनाने की शक्ति इन्हें प्राप्त है। ये अपने कार्यों के संबंध में नियम स्वयं बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली के नियमन के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन नियम संसद के द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने आवश्यक हैं और इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन होना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा इसके निर्णय या आदेश
भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय को भी मान्य होते हैं। अगली जो व्यवस्था है वो है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। सर्वोच्च न्यायालय को अपने जो भी कर्मचारी वर्ग है उस पर नियंत्रण करने का भी पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने कर्मचारी वर्ग पर विभिन्न आधारों पर नियंत्रण कर सकता है। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इस तरह से कर्मचारी वर्ग के संदर्भ में भी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन्मुक्तियां, नेक्स्ट अगर हम देखें वो है उन्मुक्तियां प्राप्त होना। आधिकारिक क्षमता में किए गए न्यायालयों के निर्णय और कार्य आलोचना से परे होते हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने पूरे कर्तव्य के आधार पर किया है उसके संबंध में कोई भी विचार विमर्श नहीं कर सकती, न उसकी किसी प्रकार की आलोचना कर सकती है। तो आलोचना से परे या आलोचना से मुक्त होने के कारण ये उन्मुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, जो कि इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। फिर नेक्स्ट है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना किया गया है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कार्य संपादन के लिए इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है और अगर आवश्यकता पड़े तो तभी विशेष स्थिति में वो कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे विशेष जांच पड़ताल और अन्वेषण के संबंध में ये रिटायरमेंट के बाद भी काम देख सकते हैं, जो कि कोई विशेष मुद्दे से संबंधित हो। इसके साथ ही न्यायाधीशों के हेतु एक आचार संहिता निर्मित की गई है। लगभग 3 दशक से ये बात पर चर्चा रही कि न्यायाधीशों के लिए भी आचार संहिता होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1999 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीशों के वार्षिक सम्मेलन में 15 सूत्रीय आचार संहिता बनाई गई है, जिसमें कुछ प्रमुख बातें रखी गई हैं, जैसे प्रत्येक न्यायाधीश के लिए पद ग्रहण के बाद एक निश्चित समय के भीतर संबंधित मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति और निवेश के बारे में घोषणा करना आवश्यक होगा। उसके और अपनी पत्नी या आश्रित संतानों के नाम भी शामिल होने आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश भी रिकॉर्ड के लिए इसी प्रकार की घोषणा करते हैं। न्यायाधीश अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति नहीं देंगे। अपने न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे। ये कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जो इसमें रखी गई हैं। इस आचार संहिता का उद्देश्य ये है कि न्यायाधीशों को इस बात के लिए सचेत करना कि उनका काम जनता के लिए न्याय करना है और वो जनता की निगाह में है, इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसकी वजह से कोई लापरवाही हो और उनकी पद की मर्यादा और सम्मान को कहीं भी आंच पहुँचे। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, उनके पद की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए इस आचार संहिता का निर्माण किया गया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी अनुकूल है और इसके द्वारा न्यायपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। 12 जनवरी 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 वरिष्ठतम न्यायालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और इसके आधार पर अदालत की परिपाटियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर इस तरह की चीज़ों ने भी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया। सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ उस दौर इस घटना से हुआ उससे लोकतंत्र को भी खतरा होता दिखाई दिया। तो इससे न्यायपालिका में और अधिक सुधार होने की बात
जी, और आचार संहिता की वजह से ये कहा जा सकता है कि और नए सुधार आएंगे और इसमें न्यायपालिका के कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में और ये जो नई आचार संहिता का निर्माण हुआ है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि न्याय संबंधी काम अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक होता है।